हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपको स्किन वॉकर्स को देखे जाने की कुछ अजीब घटनाएं बताने वाला हूँ। ये सारी घटनाएं मुझे रेडिट से मिली हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी कोई अजीब सी घटना घटी हो तो वो सारी घटनाएं आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेर में। ये पहली घटना जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये रैमजी नाम के एक लड़के के साथ घटी है। और अब आगे की घटना मैं आपको रैमजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम रैमजी है। अक्सर मैं बचपन में अपने दादाजी के साथ स्किन वॉकर रेंज के आसपास से ही गुजरता था। वहां पर उनके एक दोस्त रहते थे जिनसे वो अक्सर मिला करते थे। दादाजी जब भी मुझे स्कूल से पिकअप करते थे वो अपने दोस्त के साथ जाके बातें करते थे और उसके बाद वो घर जाते थे। मैं भी उनके फार्म हाउस पे बहुत ज़्यादा एंजॉय करता था क्योंकि उनके दोस्त का भी एक पोता था जिसकी उम्र लगभग मेरी जितनी ही थी। और हम लोग जब भी जाते थे उसके साथ खूब एंजॉय किया करते थे। एक दिन ऐसे ही दादाजी दोबारा रोज की तरह वहां पर गए। मैं भी उनके साथ ही गया हुआ था। उसका नाम पीटर था। पीटर उस दिन वहां पर नहीं था। उसके दादाजी ने बताया कि पीटर अपने कजन्स के यहाँ गया हुआ है। उनके फार्म हाउस पे ढेर सारे जानवर भी थे। पीटर जब वहां पर नहीं था तब मैं वहीं पर ही खेल रहा था, अकेले था। उनके पास एक डॉग ही भी था जिसका नाम ब्रूनो था और वो बहुत ही प्यारा था। काफी फ्रेंडली नेचर भी था उसका। तो मैं ब्रूनो के साथ खेल रहा था। शाम लगभग हो गई थी। मैंने दादाजी से घर चलने के लिए बोला क्योंकि अब मुझे नींद आ रही थी। दादाजी ने कहा कि उन्हें अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा। आज मैं बहुत बुरी तरीके से फंस गया था। पीटर भी नहीं था और मैं ब्रूनो के साथ कितना ही खेलता, मैं वहां पर बोर होने लगा था। दादाजी से बात कर रहा था कि वो यहाँ से चले, लेकिन वो नहीं चल रहे थे। कुछ देर तक मैंने ब्रूनो के साथ और टाइम स्पेंड किया। सूरज लगभग डूब ही चुका था और अंधेरा हो गया था। मैंने दादाजी से चलने के लिए बोला। उन्होंने कहा कि मैं जाके कार में उनका इंतजार करूं, वो बस 5 मिनट में आ रहे हैं। मैं कार में जाके बैठ गया। ब्रूनो वही कार के पास ही खड़ा होकर मुझे देख रहा था और मैं उसे बाय बाय कर रहा था। और उसके बाद मैं सो गया। कुछ देर तक वहीं पर ही सोता रहा। अचानक से 10 मिनट बाद मेरी आंख खुली तो ब्रूनो किसी को देख के भौंक रहा था। दादाजी अभी तक नहीं आए थे। मैं फिर ब्रूनो की तरफ ही देखने लगा। वो अंधेरे में देख के लगातार किसी को भौंके जा रहा था। मैं कार में बैठा हुआ था। दादाजी अपने दोस्त के घर में थे जो कि कार के जस्ट सामने था। अंदर से अभी भी उन लोग के हंसने की और जोर जोर से बात करने की आवाज आ रही थी। ब्रूनो के लगातार भौंकने के बावजूद भी उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। उनको लगा होगा कि शायद ब्रूनो ऐसे ही भौंक रहा है, लेकिन वो बहुत ही अजीब तरीके से भौंक रहा था। मैं करीबन 1 महीने से ब्रूनो से मिल रहा हूँ, लेकिन ऐसा बर्ताव उसने पहले कभी भी नहीं किया। वो अंधेरे की तरफ ही देख रहा था। मैं गाड़ी से नीचे नहीं उतरा। मैंने गाड़ी के सिर्फ कांच नीचे किए और ब्रूनो की तरफ ही देखने लगा और लगातार उसे बुला रहा था कि आखिर क्या हुआ। उसने मेरी बात नहीं सुनी और अंधेरे में ही भौंकने लगा। मैं गाड़ी से नीचे उतरा, उसके डैशबोर्ड से टॉर्च निकाली जो कि दादाजी अक्सर अपनी कार में रखा करते थे। उसके बाद ब्रूनो की तरफ ही जाके देखने लगा। वो अंधेरे में ही देख रहा था। वहां पर बड़ी बड़ी झाड़ियां थी। मैंने अपने टॉर्च से उधर देखने की कोशिश की तो मुझे कुछ भी नहीं दिखा। सब कुछ एकदम अंधेरे में डूबा हुआ था। बड़े पेड़ और छोटी मोटी झाड़ियां, वहां पर कुछ भी नहीं था। मैं ब्रूनो को चलने के लिए बोल रहा था। जब वो नहीं माना और लगातार भौंकते जा रहा था तो मुझे थोड़ी सी इरिटेशन हुई। मैंने उसके गले पे बंधा हुआ पट्टे को पकड़ा और उसको खींच के ले जाने लगा और उसके बाद हम दोनों घर की तरफ जाने लगे। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि मैं दादाजी से बहुत देर से चलने के लिए बोल रहा था, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं चल रहे थे। आधे रास्ते तक जब मैं ब्रूनो को लेकर आया तो मुझे भी पीछे झाड़ियों से कोई आवाज़ आई। ऐसी आवाज़ कि कोई ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा है और एक झाड़ी से दूसरी झाड़ी की तरफ भागते हुए गया है। वो आवाज़ इतनी तेज थी कि मैं समझ गया था कि पीछे कोई है। मैं तुरंत पीछे देखने लगा। वहां पर कोई भी नहीं दिखा और ब्रूनो फिर अंधेरे की तरफ देख के भौंकने लगा। इस बार वो चीज़ जो भी थी अब मेरे कार के पास आ चुकी थी।
और मैं कार से करीबन 3 से 4 मीटर की दूरी पर था। जब ब्रूनो उधर देख के लगातार भौंकने लगा, तब मैंने भी अपनी टॉर्च उस तरफ फ्लैश की। कार के पीछे कोई था। मुझे उसका पैर साफ साफ दिखाई दे रहे थे और वो कोई जानवर ही था। पहले तो मुझे उसकी परछाई समझ में आ गई थी, तो मुझे लगा कि शायद वो कोई बड़ा जानवर है। लेकिन उसने धीरे से जब अपने सर को कार के पीछे से बाहर निकाला, तो मैं देख के हैरान हो गया। उसकी दोनों आंखें चमक रही थीं, लाल रंग की। जब मैंने उसकी आंखों में टॉर्च मारा, तब भी उसकी आंखें ऐसे चमक रही थी जैसे टॉर्च की लाइट उसकी आंखों की रोशनी के सामने फीकी पड़ रही हो। उसे देखते ही मैं डर गया था। उसकी हाइट बहुत ज्यादा बड़ी थी। वो पहले 4 कदमों से कार से बाहर निकल कर आया, फिर अपने 2 कदमों पे खड़ा हो गया। वो एक जानवर था, कोई भेड़िया या भालू। इतने कम समय में मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, लेकिन वो सच में एक स्किन वॉकर था। इतना मैं समझ गया था। मैं घर से बस कुछ ही दूरी पर था। मैंने अपनी टॉर्च उसकी तरफ फेंका मैंने अपने टॉर्च को उसकी तरफ फेंका और दादाजी की तरफ भागते हुए चला गया। लेकिन ब्रूनो अभी भी उसे देख के भौंक रहा था। डर तो वो भी गया था, लेकिन भौंकते हुए वो भी दादाजी की तरफ ही भागा। वो हमारे पीछे ही था। उसकी रफ्तार काफी ज्यादा तेज थी। मैं तो किसी तरह घर के अंदर घुस के दरवाजे को बंद कर लिया, लेकिन बाहर से ब्रूनो की भौंकने की आवाज आ रही थी और फिर धीरे धीरे उसकी भौंकने की आवाज बंद हो गई। ऐसा लगा कि उसके साथ कोई हादसा हो गया हो। सब कुछ एकदम शांत हो गया। भागते हुए मैं दादाजी से जाकर लड़ गया और नीचे जमीन पर गिर गया। दादाजी ने जब मेरी तरफ देखा, तो उन्होंने देखा कि मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ और परेशान हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा कि आखिर क्या हुआ। मैंने उन्हें बताया कि बाहर स्किन वॉकर है। जब ये चीज मैंने उन्हें बताई, तो उनके दोस्त तुरंत डर गए। तो अपने कबर्ड से अपनी बंदूक निकाल कर ले आए, क्योंकि उनके हिसाब से वहां पर यह सब रोज का था। दादाजी को भी स्किन वॉकर्स के बारे में पता था। उन्होंने पहले मुझे उसके बारे में बता रखा था, क्योंकि वो अपने दोस्त के यहाँ बचपन से आते जाते हैं। उन्होंने भी उस स्किन वॉकर को कई बार देखा है, लेकिन दूर से। वो वहीं पर ही था। उसकी चलने की आवाज आ रही थी घर के बाहर। हम सब एकदम सतर्क हो गए थे। उनके दोस्त ने अपने सारे घर के दरवाजे पहले से ही सेफ्टी के लिए बंद करके रखे थे, क्योंकि उनको इस चीज का यहाँ पर डर था। सब कुछ एकदम शांत हो गया। करीबन 1 घंटे तक कोई आवाज नहीं आई। न हम बाहर निकले, न बाहर से ऐसी कोई हलचल पता चली। सब कुछ शांत होने के करीब 1 घंटे बाद हमें दोबारा ब्रूनो के भौंकने की आवाज आने लगी। वो कहीं पर छुप गया था। जैसे ही उसके भौंकने की आवाज आई, दादाजी के दोस्त तुरंत घर से बाहर निकले और ब्रूनो को तुरंत अंदर लेकर आए। वो घर के अंदर आ गया और फिर उन्होंने दरवाजे को बंद कर दिया। मैंने उन्हें बताया था कि ब्रूनो की भौंकने की आवाज एकदम बंद हो गई थी। वो गायब सा हो गया था। उन्होंने बताया कि ब्रूनो को पहले इस चीज की ट्रेनिंग उन्होंने दे रखी थी कि किसी भी तरीके का ऐसा खतरा मौजूद होने पर वो कहीं छुप जाए। और वो छुपा भी था। वो अपने हिसाब से डराने की कोशिश नहीं कर रहा था। वो हमें सतर्क कर रहा था कि वो आ चुका है, छुप जाओ। क्योंकि डॉग्स को इन सब चीजों का आवाज बहुत पहले से ही हो जाता है। वो भी छुपा हुआ था। वैसे वो ज्यादातर नहीं आता, लेकिन कभी कभार रात में वो हमें दिखाई देता है। हम उसे कुछ भी नहीं बोलते। वो अपने आप एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। लेकिन शायद तुम उस वक्त बाहर थे, इसलिए ब्रूनो ने उसे लगातार भौंक के भगाने की कोशिश की और वो ब्रूनो की तरफ अट्रैक्ट भी हो गया। वो हमारी तरफ नहीं आता। हम उसके एरिया में नहीं जाते और सब कुछ ऐसी शांति से होता रहता है। इसके बारे में मुझे नहीं पता था। दादाजी ने मुझे कभी बताया नहीं कि वो स्किन वॉकर यहीं पर ही रहता है। इस घटना के बाद मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। अगर मेरा पैर फिसल जाता या फिर मैं वहां पर नीचे गिर जाता, तो शायद वो स्किन वॉकर मुझे मार डालता और ये घटना बताने के लिए मैं जिंदा न रहता। इस घटना के बाद करीबन 1 घंटे तक मैं और दादाजी वहीं पर ही बैठे रहे। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। सब कुछ शांत हो जाने पर मैं गाड़ी पे उनके साथ जाके बैठ गया और फिर हम लोग वहां से चले गए। उस घटना के बाद मैं कभी भी दादाजी के दोस्त के उस फार्म हाउस पे नहीं गया। दादाजी अक्सर वहां पर जाया करते थे। उनका जो दोस्त था, उनका जो पोता था, जिसका नाम रॉबिन था, वो कभी कभार मुझसे मिलने मेरे घर पे आया करता था। मैंने रॉबिन को उस घटना के बारे में भी बताया। रॉबिन ने कहा कि उसके साथ भी एक बार ऐसी घटना हो चुकी थी। बहुत ही अजीब घटना थी वो। लेकिन रॉबिन भी ऐसी बाल बाल बचा था। वो स्किन वॉकर उसे देख नहीं पाया था, लेकिन अक्सर उसका डर उस एरिया में हुआ करता है और लोग हमेशा रात के वक्त घर के अंदर ही रहते हैं।
तो दोस्तों, ये थी स्किन वॉकर से रिलेटेड पहली घटना। अब मैं आपको एक दूसरी घटना बताने वाला हूँ। ये दूसरी घटना पैलेस नाम के एक शख्स के साथ घटी है, और अब आगे की घटना मैं आपको पैलेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम पैलेस है। वैसे तो मुझे अलग अलग जगह कैंपिंग करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उन दिनों भी मैं उन जंगलों में अपने दोस्तों के साथ कैंपिंग करने के लिए गया हुआ था। वो हादसा मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अजीब था। मैंने अपने दो दोस्तों को उस हादसे में खो दिया था। उस जानवर ने उन्हें बहुत ही बेरहमी से मारा था। ये भी कह सकते कि उन दोस्तों ने मेरी जान बचाई थी, अपने आप की कुर्बानी देते हुए। हम वहीं पर कैंपिंग लगाकर बैठे हुए थे। शाम हो चुकी थी। हम अक्सर अपने साथ कैंपिंग का सारा सामान लेकर जाते हैं। किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। मेरे दो दोस्तों को ड्रिंक करना बहुत ज़्यादा पसंद है, और मुझे कुकिंग करना भी। उनके लिए मैंने बढ़िया सा खाना भी बनाया हुआ था, जो मैं उनके लिए लेकर गया था। उस समय हम 4 लोग थे। मैं, डेविड, ऑस्टन और रोहू। रोहू, ऑस्टन और डेविड, इन तीनों ने ज़्यादा पी रखी थी। उस वक्त तक मैंने नहीं पी थी, क्योंकि मैं काम में ज़्यादा बिजी था। रोहू और ऑस्टन बार बार मुझे बुला रहे थे। मैंने सोचा कि मैं एक बार अपना सारा काम ख़त्म करके फिर आराम से उनके साथ बैठ के एंजॉय करूँगा। हमने 4 कैंप सेटअप किए थे, चारों अलग अलग कोने में, और उन कैंप्स के बीच में एक बॉनफायर लगाई थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। हम वहीं पर बैठे थे। सबने बियर भी रखी थी, और मैं बस अपनी बियर पीने ही वाला था। तभी डेविड ने बोला कि उसे टॉयलेट जाना है। हम सब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे, क्योंकि हम सब मिलकर अक्सर उसका मजाक उड़ाया करते हैं। उसने कहा कि मैं अभी आता हूँ, फिर तुम लोग को बताऊंगा, और उसके बाद वो वहाँ से चला गया। हम वहीं पर ही बैठे हुए थे। अभी भी मैंने ड्रिंक नहीं की थी, बस करने ही वाला था। सबके सैंडविचेस और जो भी खाना था वो मैंने निकाल के अलग अलग रख दिया था, और हम लोग खाना बस शुरू ही करने वाले थे। तभी हमें डेविड के चिल्लाने की आवाज़ आई। ऑस्टन और रोहू तुरंत उस तरफ देखने लगे। मैं वहीं कैंप फायर के पास ही बैठा हुआ था, डर गया था। उसकी चिल्लाने की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा तेज़ आई थी। ऐसा लग रहा था कि उसको बहुत ज़्यादा गंदी गंभीर चोट लग गई है। हम सब ने अपने हाथ में अपनी टॉर्च पकड़ी। रोहू के पास एक नाइफ था। वो बहुत ही शार्प नाइफ था, जो कि उसने अपनी सेफ्टी के लिए रखा हुआ था। रोहू और ऑस्टिन भागते हुए वहीं पर उसको देखने के लिए गए। मैं भी जाना चाह रहा था, लेकिन पता नहीं कि उस वक्त मैं गया नहीं। मैंने उनसे बोला कि मैं यहीं पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम लोग जाओ। हालांकि उन लोगों ने नशा भी कर रखा था, इसलिए उन लोगों की हिम्मत थोड़ी ज़्यादा बढ़ी भी हुई थी। वो लोग जब भागते हुए वहाँ पर गए, तो वहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। एक बड़े से पेड़ पर खून के छींटे, और डेविड उन्हें कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अंधेरे में वो लोग भी गायब हो गए थे। लेकिन जब वो लोग चल रहे थे, तो उनके चलने की और चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। वो डेविड का नाम अंधेरे में पुकार रहे थे। जंगल काफ़ी ज़्यादा घना, काला था, और अंधेरे में डूबा हुआ था। उनकी आवाज़ें गूंज रही थीं। इतने अंधेरे काले घने जंगल में आपके पास मैं बैठा हुआ था। ना चाहते हुए भी मैं किसी को साफ साफ दिखाई देता। बहुत ज़्यादा डर गया था। डेविड का तो कुछ पता भी नहीं चला। तभी अचानक से रोहू के चिल्लाने की आवाज़ आई, और वो आवाज़ ऐसी थी जैसे किसी ने उसे पकड़ के रखा हो। शायद डेविड ने भी कुछ देखा। वो भागते हुए मेरी तरफ आया, और उसने मुझे भागने के लिए बोला। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। जब तक मैं सोचता, उससे पहले ही रोहू की डेड बॉडी अंधेरे से आके मेरे सामने गिरी। उसका हाथ पैर बुरी तरीके से कटा हुआ था। उसका सीना आधा कटा हुआ था। किसी ने उसके सीने में नाखून डाल के उन्हें आधा कर दिया था। शरीर से लगातार खून बहते जा रहा था। उसकी डेड बॉडी की आंखें अभी भी खुली थी, और बड़ी बड़ी थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। कुछ देर तक तो मैं समझ भी नहीं पा रहा था कि जो कुछ भी मैं देख रहा हूँ वो मेरा सच है या वहम। तभी रोहू दोबारा भागते हुए मेरे पास आया, मुझे पकड़ा और लेकर भागने लगा। वो क्रीचर हमारे पीछे अंधेरे से निकल के आया और भागने लगा। मैं भी काफी तेजी से भाग रहा था। नशे में होने की वजह से रोहू ढंग से भाग नहीं पा रहा था, लेकिन मेरी रफ्तार उससे थोड़ी सी ज्यादा तेज थी। मैं गिर गया, और तभी रोहू ने मुझे दोबारा उठाया। वो क्रीचर जस्ट मेरे सामने था, 1 मीटर दूर।
मुझे लगा कि शायद अब मैं मर जाऊंगा। रोहू ने बड़ी हिम्मत की। उसने अपने हाथ में पकड़े हुए टॉर्च को उस क्रीचर के मुंह पे मारा और वो क्रीचर फिर उसी की तरफ देखने लगा। वो फिर उसकी तरफ भागा और मैं दोबारा बाहर जंगलों की तरफ भागा। उसके बाद मैं बस भागता रहा और मुझे समझ में नहीं आया कि मैं किधर जा रहा हूँ। पूरे जंगल में बस अंधेरा ही अंधेरा था। कुछ देर बाद मुझे उसके भी चिल्लाने की आवाज़ आई और साथ में उस क्रीचर की भी। शायद उसने उसे भी मार दिया था। अगर वो ना होता तो शायद आज मैं मर जाता और ये घटना ना बता पाता। मैं किसी तरह भागते हुए मेन रोड पर पहुंचा। वहां पर भी बहुत अंधेरा था। समझ में नहीं आ रहा था कहां पर जाऊं। मुझे इतना पता था कि वहां पर कहीं फॉरेस्ट रेंजर का एक ऑफिस था। पूरे रास्ते में अकेले डर की वजह से भागता रहा। बार बार यही सोचा था कि ऐसा ना हो वो क्रीचर आ जाए। मेरे आधे कपड़े फट चुके थे और पैर में भी काफी ज्यादा जख्म हो गए थे क्योंकि मैं बिना जूतों के जंगल में भाग रहा था। उसके बाद मैं भागते हुए रेंजर्स के ऑफिस में पहुंचा। तब तक मेरे पैर खून से लथपथ हो चुके थे। मैं बुरी तरीके से जख्मी हो चुका था। उन्होंने मुझे उठा के तुरंत फर्स्ट एड दी। मैं बेहोश भी हो गया था। करीबन आधे घंटे बाद जब मेरी हालत थोड़ी सी नॉर्मल हुई तब मैंने उन्हें सारी जानकारी दी, सब कुछ बताया। मेरे साथ करीबन 6 रेंजर उसी जगह पर गए। कैंप फायर की आग बुझ चुकी थी लेकिन अभी भी हल्की फुल्की गर्मी उसमें बाकी थी। सारे टेंट वहीं पर वैसे के वैसे थे। सब कुछ एकदम अंधेरे में डूबा हुआ था। वहां पर जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने उन्हें लोकेशन बता दी। अंधेरे में थोड़ी मुश्किल हो रहा था, इसलिए सब लोग सुबह का इंतजार करने लगे। सुबह डेविड की और रोहू की बॉडी तो मिल गई, लेकिन ऑस्टिन कहाँ था किसी को कुछ भी नहीं पता चला। उसके शरीर के टुकड़े तक नहीं मिले और पूरे जंगल में जहां जहां मैंने लोकेशन दी थी वहां वहां खून के छींटे और मांस के टुकड़े पाए गए जो कि इंसानी थे। वो क्रीचर कोई और नहीं, एक स्किन वॉकर ही था। मैंने उसके बारे में उन्हें बताया भी था। इस घटना के बाद मैं कभी भी कैंपिंग करने नहीं गया और जब भी इस घटना को याद करता हूं तो मैं बहुत ज्यादा डर जाता हूं। तो दोस्तों, ये थी स्किन वॉकर्स को देखे जाने की दूसरी घटना। अब मैं आपको एक तीसरी घटना बताने वाला हूँ। ये घटना मारिया और उसके बॉयफ्रेंड के साथ घटी थी और अब आगे ये घटना मैं आपको मारिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम मारिया है। मैं अपने बॉयफ्रेंड रिचर्ड के साथ एक बार ऐसी रात में पार्टी करके वापस आ रही थी। सब कुछ एकदम शांत था। बहुत ज़्यादा ठंड थी। रास्ते में कोहरा भी था, इसलिए रिचर्ड को ढंग से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हम दोनों लोग बहुत ज़्यादा नशे में थे। मैंने रिचर्ड से नशे में गाड़ी चलाने के लिए मना किया था लेकिन रिचर्ड ने मेरी बात नहीं मानी। मैं भी थोड़ा बहुत नशे में थी, इसलिए मैंने उसको इग्नोर किया और हम लोग उसी हाईवे पे गाड़ी चला रहे थे जो कि स्किन वॉकर रैंक के बगल से होके गुजरता है। वो हाईवे बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और रात में बहुत ही ज़्यादा सुनसान। कोहरे की एक चादर ने उस हाईवे को पूरा ढक रखा था और पेड़ों को, जंगलों को, सबको अपने अंदर समेट रखा था। उस हाईवे पर सिर्फ रिचर्ड की गाड़ी की लाइट्स दिखाई दे रही थी, वो भी कोहरे की वजह से बहुत डल हो गई थी। हम लोग बहुत ही ज़्यादा धीमी स्पीड में थे। रिचर्ड काफ़ी तेज़ गाड़ी नहीं चला रहा था। गाड़ी चलाते वक्त हम लोग म्यूज़िक पे गाना सुन रहे थे। गाड़ी के कांच नीचे थे। हमें पता था कि इस रास्ते में कोई भी पुलिस वाले नहीं होते हैं या फिर कोई सिक्योरिटी कैमरास नहीं है, इसलिए हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हमारी वो गलतफहमी थी। जैसा कि हमने बताया कि कोहरे में हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। गाड़ी चलाते वक्त कुछ ही मीटर दूर पे हमने देखा कि कोई चीज़ नीचे पड़ी हुई है, जख्मी हालत में तड़प रही थी। वो कोई और चीज़ नहीं, एक जानवर था जिसका आधा खून हाईवे पे बह चुका था और वो अभी भी जिंदा था। हम दूर खड़े होकर उसे देख रहे थे। वो जानवर तड़पते हुए रोड के साइड में जाने की कोशिश कर रहा था। हमें साफ साफ दिखाई दे रहा था। हमारी कार की बीम उसी पर ही पड़ रही थी। मैंने सोचा कि मैं नीचे उतर के उसकी हेल्प करूं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उस वक्त बहुत डर लग रहा था। रिचर्ड ने भी मुझे गाड़ी से उतरने नहीं दिया। वो गाड़ी को धीरे धीरे उसी जानवर के पास लेकर गया, साइड से निकालते हुए। मैं उसे देख रही थी। जब तक हम उसके पास पहुंचे उसकी जान जा चुकी थी। हमारी गाड़ी का टायर उसके खून से सनते हुए आगे निकल गया और हम उसे देख रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। उसकी ये हालत किसने की हमें कुछ भी नहीं पता था। जब हम गाड़ी थोड़ा सा और आगे लेकर गए तब हमने दोबारा पीछे की तरफ देखा।
एक क्रीचर जो कि उसी की डेड बॉडी के पास खड़ा था। वो हमसे करीबन 2 से 3 मीटर की दूरी पर था और हमने उसे देखा था। वो एक बहुत बड़ा क्रीचर था। उसको देख के लग रहा था कि ना ही वो कोई जानवर है और ना ही इंसान। इतनी बड़ी हाइट मैंने किसी क्रीचर की नहीं देखी थी। वो दोनों पैरों पर खड़ा था। उसकी चमकती हुई आंखें कोहरे में साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो भागते हुए हमारी तरफ आ रहा था। रिचर्ड ने और हमने दोनों ने उसे देखा। उसे देखते ही जैसे हम दोनों का नशा एकदम गायब हो गया। लंबे हाथ पैर, नुकीले नाखून साफ साफ दिखाई दे रहे थे। मैंने रिचर्ड से गाड़ी भगाने के लिए बोला। रिचर्ड ने खूब तेजी से गाड़ी को भगाया। वो भी हमारे पीछे आ ही रहा था। उसकी रफ्तार लगभग हमारी गाड़ी की स्पीड जितनी ही थी। भागते हुए उसने हमने गाड़ी के टायर को पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन रिचर्ड ने गाड़ी को खूब तेजी से भगा दिया था। हाईवे में ही रिचर्ड कोहरे में गाड़ी को चलाए जा रहा था। हमें कुछ भी नहीं पता था कि हम किधर जा रहे थे। हमें सिर्फ इतना पता था कि हमें उससे भागते हुए आगे निकलना है। उसकी चिल्लाने की आवाज लगातार आ रही थी और फिर गाड़ी हमारी इतनी स्पीड में हुई कि धीरे धीरे वो कोहरे में गायब हो गया और हमने भी गाड़ी नहीं रोकी। हम भागते हुए चले गए थे। हमने गाड़ी करीबन 10 किलोमीटर तक नहीं रोकी। हमारे दिमाग में यही था कि वो हमारा पीछा कर रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। कुछ देर बाद हम लोग एक गैस स्टेशन पर गए। वहां पर गाड़ी रोकी। मैं और रिचर्ड बहुत ज्यादा डरे हुए थे। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हमने जो कुछ भी देखा वो सच था या हमारा वहम। हम लोगों ने वहां पे गैस स्टेशन पर रुक के हमने थोड़ा सा पानी पिया और फिर हम वहां से चुपचाप चले गए। इसके बारे में हमने अपने दोस्तों को भी बताया। उनमें से एक दोस्त ने बताया कि उस स्किन वॉकर को कई बार वहां पर देखा गया है और ये घटनाएं आए दिन वहां पर होती रहती हैं। तो दोस्तों, ये थी स्किन वॉकर से रिलेटेड 3 घटनाएं। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।